शौर्य स्मारक, स्थिर है शौर्य पराक्रम। शौर्य स्मारक। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है और इसी के साथ में हमारा कार्यक्रम जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके बीच में आता है, जो हम लेकर आते हैं 12 से 1। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जैसे कि सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। बहुत आसान तरीका है, नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और उन नंबर पे हमसे बातचीत कर सकते हैं, जो भी संबंधित आज के विषय पे हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का दिन बहुत खास है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं और आपको हमेशा इंतज़ार रहता है कि किस विषय पे हम आज बातचीत करेंगे। आपको बताना चाहते हैं, आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज हम कार्यक्रम उसी पे आधारित हम बात करेंगे। इसके आगे हम आपको और बताना चाहते हैं कि आज हम लोग मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से संबंधित जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे और भी हम आपको बताना चाहते हैं हमारे बीच में एक्सपर्ट कौन है ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले हम तिथि पे नज़र डालते हैं तिथि पर। विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। दिन है गुरुवार 11 मई 2023। दर्शकों, कहते हैं ना कि जब भी हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हम भविष्य के निर्माण के लिए एक अलग ही हम रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से हम जो चीज़ें उठाते हैं, जो सीख उठाते हैं, जो हमें लेसन्स मिलते हैं, वो हमारे भविष्य निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट इतिहास पर। आज ही के दिन की अगर हम बात करते हैं तो 1784 में ब्रिटेन और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में शांति संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। आज ही के दिन अगर हम 1818 की बात करेंगे तो लंदन में ओल्ड विक थिएटर की स्थापना की गई थी। 1960 की अगर बात करते हैं 11 मई तो पहली गर्भ निरोधक गोली बाजार में उपलब्ध कराई गई थी। ये तो इतिहास पे हमने नज़र मारी थी। आज के दिन यानी कि 11 मई को क्या कुछ खास हुआ था इतिहास के पिछले पन्नों में। इसी के साथ में हम जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं विचार की तो हम जानते हैं कि हमारा आज का विचार जो होता है वो भी हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है, तो इसलिए हमेशा कहते हैं अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए। आइए नज़र डालते हैं विचार पर। आज का विचार है, जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर होता है। कितनी अच्छी बात है कि जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं ना तो कई बार हम बड़े उलझ जाते हैं। हमको लगता है सबसे टफेस्ट अगर सब्जेक्ट है तो वो मैथ्स है, लेकिन जब हम आज के युग में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे आसान सा नज़र आता है टेक्नोलॉजी के से जुड़ जाना। और इसी के साथ में मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आधारित कार्यक्रम रहेगा और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से संबंधित जो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर मैं एक्सपर्ट की बात करती हूँ, बहुत खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभाष उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री दर्जा है उनका। हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम में। इसी के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर राजीव जैन हैं, जो कि प्रोफेसर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा के। सर आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले राजीव जी मैं अगर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आज हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्यों मनाया जाता है, लोगों को जानना सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि मनाते क्यों हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ये हमारे देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। इसका जैसा कि आपने कहा कि क्यों मनाते हैं, जब हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ था, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के निर्देशन में 1998 में जो पोखरण परीक्षण किया गया था परमाणु, ये हम उनके शौर्य को सदैव याद रखने के लिए हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और इसमें जितने भी तकनीक साइंस क्षेत्र के जुड़े हुए
पूरे हमारे भारतवर्ष के जो भी साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स हैं, उनमें से जिन्होंने सर्वोच्च काम इस वर्ष किया होगा, उनको आज राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी इससे उत्साहित हो और साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रुचि ले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली कि आज के दिन जिन्होंने साल भर में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी उन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनको पुरस्कृत देंगे, उनका सम्मान करेंगे आज ही के दिन। और इसी के साथ में जैसे कि हम लोग आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से भी संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं विवास जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जन अभियान क्या है। यही सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इसलिए गौरव का विषय है कि ये एक अनूठा प्रयोग है जो देश भर में केवल मध्य प्रदेश में किया गया है। 2005 में इसको सक्रिय रूप से प्रारंभ किया गया। यद्यपि स्थापना किसी और सरकार ने इसकी की थी, पर वो तब तक निष्क्रिय रहा और 2005 में जो हमारे तत्कालीन जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष थे, बाद में वो भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री रहे श्री अनिल माधव दवे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके माध्यम से समाज के बीच में सरकार को ले जाने का प्रयास किया गया। ये एक स्वैच्छिक संगठनों का एक ऐसा एक छत्र है जो उनको संरक्षण देता है, प्रशिक्षण देता है, उनका पालन करता है, पोषण करता है और समाज को स्वैच्छिक प्रयासों के लिए ये प्रेरित करता है कि समाज स्वतः खड़ा होकर के विकास की दिशा में अग्रसर हो। समाज के बीच में सरकार का प्रतिनिधि है और सरकार के बीच में समाज का प्रतिनिधि है। जी बिल्कुल। ये एक सेतु के रूप में कार्य करने वाला संगठन है। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मेरे साथ में डॉक्टर जामदार एक और उपाध्यक्ष हैं और सीनियर हमारे आईएएस अधिकारी जो रिटायर्ड हैं वो इसके डीजी हैं, एक साइंटिस्ट हमारे ईडी हैं। तो ऐसा इसका एक प्रशासनिक ढांचा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये एकमात्र संगठन ऐसा है कि जिसकी सीधे तौर पे मध्य प्रदेश के 22,500 पंचायतों में सीधी पहुंच है, सीधी समितियां गठित हैं। करीब करीब 2.5 लाख के आसपास हमारे पास में कार्य समूह हैं जो सीधे समाज के लिए कार्य करते हैं। और इसके माध्यम से जो एनजीओज़ के बारे में एक अलग प्रकार का मत पूरे देश में आ गया था कि एनजीओज़ केवल पैसा कमाने के माध्यम हैं, या एनजीओज़ कहीं लाल सलाम को पोषित कर रहे हैं, वो अवधारणा को मध्य प्रदेश ने परिवर्तित कर दिया है। इसके माध्यम से एनजीओ समाज कार्य में लगे हैं, एनजीओज़ राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं और ऐसी कई रोजगार मूलक योजनाएं हैं जो जन अभियान परिषद के माध्यम से एनजीओज़ के द्वारा चलाई जा रही हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। कोरोना का जब हमारे सामने विषय आया, कोरोना के समय ऐसा अभूतपूर्व वायुमंडल था जिसकी कल्पना दुनिया में न किसी ने की थी, न शायद भविष्य में कभी होगी। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया और जन अभियान परिषद के माध्यम से मैं कोरोना वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन किया गया। करीब 65,000 कोरोना वॉलंटियर्स उसमें सक्रिय रूप से जुड़े। जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 1,22,000 लोगों का हुआ था, पर 65,000 कार्यकर्ता जिन्होंने वैक्सीनेशन में योगदान दिया, जिन्होंने रोगियों की सेवा में योगदान दिया, जिन्होंने क्रिमेशन अंतिम संस्कार में योगदान दिया, ऐसे अलग अलग समूह में उन्होंने काम किया। ऐसे अनेक काम हैं जो जन अभियान परिषद के माध्यम से किए जा रहे हैं। जन अभियान परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य समाज केंद्रित विकास की अवधारणा है, जिसको लेकर के जन अभियान परिषद सक्रिय है। बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से सेतु की तरह काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं जोड़ने की, तो सरकार से जोड़ते हैं हम लोगों को जोड़ते हैं सरकार से। जो सेतु का काम है वो बेहद अच्छी तरीके से किया जा रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के दिन जैसे कि हम मना रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्या महत्व है इस दिवस का, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसमें हमको युवाओं को विशेषकर प्रेरित करना है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हों और तकनीक का सही उपयोग करें। तकनीक तो काफ़ी विकसित हो चुकी है, जिससे कि उनको पूरा इतिहास पता लगे, हमारे जो ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है टेक्निक्स का वो, प्लस आगे जो हमें इन फ्यूचर जो हमें पूरा ओवरऑल वर्ल्ड जो पूरा सिनेरियो चल रहा है तकनीक का, उससे हम जुड़ें और उसके साथ हमारा भारतवर्ष, हमारा देश
आगे साथ चलता रहे। तो इस दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक युवा, क्योंकि इसकी थीम भी यही रखी गई है इस बार, बिल्कुल। स्कूल टू स्टार्टअप। अभी तक बात होती थी कॉलेज में आके स्टार्टअप्स की बात शुरू हुई थी। हाँ जी। अभी ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने और सीएम साहब ने ये बहुत अच्छा जो स्टार्टअप की प्रक्रिया चलाई है, हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल स्थापित की गई है, जिसमें पूरे बच्चों के, किसी भी बच्चे के जो भी आइडिया था, अभी बच्चे के आइडिया उस तक सीमित रह जाते थे, उसको कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। अब स्टार्टअप के माध्यम से हर इंस्टीट्यूट में आइडिया लैब खोली गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम थी टेक्यूब के तहत, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत सारे कॉलेजेस को, लगभग 150 कॉलेजेस को फंड दिया गया था, जिसमें कोई भी अपने, हमारे यहाँ का युवा इंजीनियर्स अपना जो भी आइडिया है उस आइडिया को सार्थक रूप में ला सकें। तो ये एक सेकंड जो ट्रिकलिंग लैब का एक जो फंडा कंसेप्ट आया था कि हर स्कूल, हर कॉलेज लेवल पर ट्रिकलिंग लैब्स की स्थापना की गई है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो आकर के अपना पूरा आइडिया प्लस जो नए इक्विपमेंट्स हैं, जो नए संसाधन आज स्कूलों में उपलब्ध नहीं थे, वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उपलब्ध करा दिए गए हैं, साइंस कॉलेज में उपलब्ध करा दिए गए हैं कि सारे बच्चे आकर के आज के नए युग के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको देखें, उनसे सीख लें और अपने आगे जो भी आविष्कार या संशोधन या अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें वो करें। तो आज का दिवस विशेष रूप से साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स के लिए, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ उसके तक बिना मैं समझता हूँ स्कूलों में अटल लैब की भी स्थापना की गई अटल, है। वो अटल ट्रिंकलिंग लैब, अटल लैब जो है वो, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। युवाओं को जोड़ना एकमात्र ऐसा यहाँ पे एक उद्देश्य नज़र आता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से वो जुड़ सके, क्योंकि इस बार की जो थीम बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, स्कूल टू स्टार्टअप, बिल्कुल बहुत खास है यहाँ पे। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर मैं बात करती हूँ टेक्नोलॉजी की, तो हम सब जुड़े होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उससे जुड़ी छोटी बड़ी बातें जानते हैं? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। नंबर्स जो हैं लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। इसी के साथ में सर, विभाष सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि इस संस्था का जो गठन जो हुआ था 2005 में सक्रिय तौर पे हो गया था, तो जब आप लोग इसका पूरा प्रोटोकॉल बनाते हैं तो क्या कुछ टेन्योर होता है, 10 इयर्स, 5 इयर्स या 15 इयर्स? नहीं, देखिए, ये जो जन अभियान परिषद, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है कि जन अभियान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो कार्यकारी समूह है उसका अपना एक समयबद्ध उसका कार्यकाल है, 2 साल का, 3 साल का, किंतु जो प्रक्रिया है जो एक उद्देश्य की तरफ बढ़ रही है वो सतत चल रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें प्रस्फुटन समितियाँ जो हैं वो गांव के लेवल पे गठित की जा रही हैं और 2008 से प्रक्रिया चालू हुई है समितियों के गठन की। समितियाँ स्वतः प्रेरित होकर के और उनका वो अपना समूह बनाते हैं, उनके पदाधिकारी बनते हैं, उसका एक खाता खोला जाता है और उनके माध्यम से वो गांव में काम करते हैं। तो ऐसे करीब 22,500 समितियां पूरे प्रदेश भर में हैं। इनके ऊपर एक नवांकुर संस्था एक गठित की जाती है, उसका चयन किया जाता है, जो कि एक ब्लॉक में करीब 5 संस्थाओं का चयन किया जाता है और वो 5 संस्थाएं इन प्रस्फुटन समितियों के साथ में समन्वय का काम करती है। ब्लॉक लेवल पे जन अभियान परिषद का कार्यालय है, वहाँ पे जन अभियान का पूर्णकालिक एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, उसका स्टाफ है। ये जनपद पंचायत कार्यालय पे बैठता है। जिला स्तर पे कार्यालय है और संभाग स्तर पे कार्यालय है। तो ऐसा करके कि पूरा नेटवर्क है जो 313 ब्लॉक में ये नेटवर्क काम कर रहा है। विशेष तौर पे अभी 89 ब्लॉक्स जो हैं, जो वनवासी ब्लॉक्स हैं, ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, उनमें जन अभियान परिषद पैसा कानून को लेकर के काम कर रहा है, जिसमें पैसा कोऑर्डिनेटर्स का प्रशिक्षण है, उनका समन्वय है, पैसा समितियों के गठन का की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है। इसके अलावा ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो जन अभियान परिषद के माध्यम से किए जा रहे हैं और उसका एक परिणाम हमारे सामने है। अभी जितने सरकार के जन जागरण के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं,
सारे कार्यक्रमों में जो फ्लैग होस्टिंग का काम है वो जन अभियान परिषद कर रहा है। ये जन अभियान परिषद की एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में ही सिर्फ इसका गठन हुआ है अभी मध्य तक। प्रदेश में ही ये गठित है। जी बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर राजीव सर आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे साथ जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी हाँ जितेंद्र जी प्रश्न कर सकते हैं। जितेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क शायद उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए तो हम उनसे वापस जी प्रश्न कीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी प्रश्न कीजिए जितेंद्र जी। मैम नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, प्रश्न कीजिए। मैम मेरा ये सवाल है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में। हेलो, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैम मैं क्वांटम फिजिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्वांटम फिजिक्स क्वांटम टेक्नोलॉजी, फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बहुत ही न्यूट्रल सा उनका प्रश्न है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्वांटम फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं चाहूँगी संक्षेप में आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स जो भी आपका अभी अणु परमाणु से संबंधित जो भी आपका कार्य हो रहा है, बहुत छोटे से छोटे परमाणु तक पहुंचने के लिए जब हम उसकी बारीयों तक जाते हैं, तब वहाँ पर हम क्वांटम फिजिक्स का जो एक बहुत बड़ा एरिया है फील्ड, उसका उपयोग इस चीज़ में होते बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं एक हम। हमने बहुत साधारण तरीके से आपको उत्तर दिया, और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो और भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और किसी एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर राजीव सर कि अगर मैं साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ तो उन दोनों का आपस में किस तरीके से आप संबंध आप समझते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित हैं एक दूसरे से? देखिए, जहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी तकनीक का सवाल है, बिना साइंस के कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। बेसिक जो है वो साइंस है। साइंस जो उसके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का समन्वय करके पहले, और उनको फिर धरातल पर हमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो तकनीक है। बेसिक सिद्धांत तो हमेशा साइंस से ही आते हैं। बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब इनका उपयोग हमें तकनीक के रूप में कैसे करना है, ये होती है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। इसलिए अब आपने देखा है कि इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में सबसे पहले साइंस के सब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही जाते हैं। फर्स्ट हाँ ईयर जी। सेकेंड ईयर लेवल तक साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो तकनीक विदाउट साइंस कभी संभव नहीं है। और हमारे भारतवर्ष में यदि हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में तकनीक आज आई है। आज जो भी पूरे विश्व में जितनी भी तकनीकें हैं, यदि आप हमारे उपनिषद, वेद, पुराण पढ़ें तो वो सारी तकनीक, सारे सिद्धांत ऑलरेडी हमारे पास हैं। उन सिद्धांतों का उपयोग आज हम कर रहे हैं, और पूरा विश्व उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है। बिल्कुल। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने देखा, महाभारत, रामायण सबने देखी होगी, विमान हमने उसमें भी उड़ते हुए देखे हैं उस समय काल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो विमान उड़ रहे हैं वो हमारा सिद्धांत कहाँ से लिया? हमने वहीं से लिया है कि हम ये चीज़ तकनीक विकसित कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ में हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं। आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। तो प्रश्न बड़ा आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, प्रश्न कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी जी, गुड आफ्टरनून। मेरा एक प्रश्न तो प्रोफेसर साहब से है। सर ये बताइए कि टेक्नोलॉजिकली या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कब तक हो पाएगा? ये वो है, कोई नहीं, फिर भी यदि आपको कुछ आइडिया हो तो बताइए। बड़ा टिपिकल टाइप का प्रश्न है एक तो ये। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जन अभियान और जन आंदोलन में क्या फर्क होता है? जन अभियान और जन आंदोलन में क्या फर्क होता है? जन अभियान परिषद की एग्जैक्ट फंक्शनिंग क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रदीप साही जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ में सर जो आपसे प्रश्न सर, जो किए आपका हैं, प्रश्न है कि हम आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी में कब तक हो पाएंगे, मेरा स्वयं का विचार इसमें हम कभी नहीं हो पाएंगे, कोई भी कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, तब तक हमें उसका आविष्कार कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, आज हम सेटिस्फाइड नहीं, हमारी आवश्यकता और आगे बढ़ गई।
फिर हम और नई टेक्निक जनरेट करेंगे। जब हमारे पास 2G था, हमें 3G की आवश्यकता हुई, 3G था, हमें 4G की आवश्यकता महसूस हुई, 4G हुआ, हमें 5G की आवश्यकता महसूस हुई। तो आत्मनिर्भर का यदि हम बात करें तो आज भी, लेकिन अब हम यदि हम व्यवहारिक तौर पर बात करते हैं इसकी, तो आज आप यदि पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में चेक करेंगे इस चीज़ को, कि आज भी पूरे वर्ल्ड में मोर देन 50%, 50% से अधिक टेक्नोलॉजी के उसमें भारतवासियों का ही सीधा सीधा बिल्कुल। योगदान है। वो भले अमेरिका में हो, रूस में हो, जापान में हो, दुबई में हो। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी टेक्नोलॉजी आज हमारे हिंदुस्तान का लोग, युवा वहां जाकर के यदि सर्विस कर रहा है, जो योगदान दे रहा है, उतना किसी भी देश का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी। इसी के साथ में विवास जी आपसे जानना चाहेंगे जन परिषद और जन आंदोलन के बारे में कैसे आप बताएंगे? प्रदीप जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और ये जो एक भ्रम पैदा होता है कि जन आंदोलन और जन अभियान एक ही है, तो उसके निवारण के लिए आपके प्रश्न के संदर्भ में उत्तर देना मैं चाहूँगा। जन अभियान परिषद एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जन आंदोलन एक तात्कालिक विषय पे लोगों का उत्साह या लोगों का आवेग, क्रोध वो खड़ा होता है, उसका निराकरण होता है। जन अभियान परिषद एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत समाज के कल्याण के लिए अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है। और ये एकदम से कोई बहुत तेज़ी से काम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये धीरे धीरे क्रमशः, जैसे हम किसी एक पौधे को बड़ा करते हैं, उस तरीके से इस पौधे को वृक्ष बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें समाज का जागरण भी है, समाज का प्रशिक्षण भी है, और इसके अधिष्ठान में सबसे मूल बात जो है वो है धैर्य। धैर्य के साथ में हम कैसे आगे बढ़ें, जो कि जन आंदोलन में देखना संभव नहीं हो पाता है। एक बात जो मैं डॉक्टर राजीव जैन के संदर्भ में कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो प्रौद्योगिकी दिवस पे आपका अभिनंदन है सर कि हमारे बीच में एक विशेषज्ञ उपस्थित है। दूसरी बात जो आपने कहा कि हम लोग कब आत्मनिर्भर हो पाएंगे, तो उत्तर प्रदेश का एक सामान्य नागरिक क्वांटम फिजिक्स पे प्रश्न कर रहा है। ये अपने आप में हमारे लिए उपलब्धि है कि अब हमको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर है कि हम आत्मनिर्भर आने वाले समय में हो सकें। तो आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरे उत्तर संतुष्टि प्राप्त हुई हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। और इसी के साथ में मैं विभास जी आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो एनजीओ खुद से रजिस्टर्ड करते हैं, उनको लगता है कि जैसे कि नीति आयोग में किया जाता है, एटीजी किया जाता है, तो क्या इसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है अगर मैं जन अभियान परिषद की बात करती हूँ? तपस्या जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। नीति आयोग के जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, भारत सरकार ने एक नीति बनाई है, उनकी एक पॉलिसी है कि भारत सरकार के किसी भी विभाग में अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके पहले आप दर्पण पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो नीति आयोग के अंतर्गत है, उसका नंबर प्राप्त होगा, उसके बाद आप किसी भी शासकीय विभाग से अपना अनुमोदन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने अभी निर्णय लिया है कि जन अभियान परिषद को उसी तरीके से मध्य प्रदेश के एनजीओस का एक नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 मार्च को इसकी घोषणा की है और जल्दी ही उसका पूरा प्रारूप सब लोगों के सामने आएगा। तो जैसे नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसी प्रकार से जन अभियान परिषद में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और अभी तक अनिवार्य नहीं थी। अभी जो जन अभियान के साथ में जुड़े हुए एनजीओस हैं वही उसमें रजिस्ट्रेशन कराते थे। आने वाले समय में सारे एनजीओस को जन अभियान परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिल्कुल। और ये उनके लिए सुविधायुक्त भी होगा, क्योंकि जन अभियान परिषद के माध्यम से केवल ये जन अभियान परिषद एक सरकारी नियंत्रक संस्था नहीं है, वो उनको पल्लवित पोषित करने वाली संस्था है कि कैसे उनका तकनीकी संवर्धन हो, कैसे उनका मेन पावर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो, कैसे वो समाज के साथ जुड़ सकें। ये सारी बातें रजिस्ट्रेशन के बाद जन अभियान परिषद के माध्यम से उनको प्राप्त होगी। बिल्कुल। हम थोड़ी ही देर में आपसे ये भी जानेंगे कि एनजीओ जितने भी काम कर रहे हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर राजीव जी आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बहुत चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी में, पर मैं अगर डे 1 की बात करती हूँ और आज की बात करती हूँ, तो आपको एक बड़ा डिफरेंस जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगता है वो क्या लगता है? मैडम, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि जो बड़ा डिफरेंस आया है
मैंने आपसे पहले ही बोला, सिद्धांत तो ऑलमोस्ट अभी वही हैं जो पहले थे, जो हमारे उपनिषदों में और शास्त्रों में दिए हुए हैं। पूरा मैथमेटिक्स दिया हुआ है, पूरा रसायन दिया हुआ है, पूरा आयुर्वेद पूरा दिया। सिर्फ हमारा तकनीक आने से थोड़ा सा सहज, सुगम और थोड़ा सा फास्ट वर्क होने लगे हैं। उनका क्रियान्वयन फास्ट बढ़ गया है तकनीक आने से। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लें कि आज कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, हमारे पास मशीनरी उन सिद्धांतों के तहत आज हमने मशीन बना ली है कि हमको कोई भी चीज़ 200 फीट ऊपर ले जाना है, 500 फीट ऊपर ले जाना है। पहले वही ट्रेडिशनल मेथड्स थी, हाथियों की, घोड़ों की मदद ली जाती थी, स्लोप बनाए जाते थे। आज हमने क्रेन ईजाद कर ली, उन्हीं सिद्धांतों पर क्रेन ईजाद करके आज हमने डायरेक्ट, तो हमारा मैन पावर कम लग रहा है, मशीनी युग ज़्यादा आ गया है। आईटी सॉफ्टवेयर की फील्ड में लें कि आज हम यहाँ से बैठ के हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आज हमें सारा डेटा, पूरे विश्व का ज्ञान एक क्लिक पर उपलब्ध है, गूगल पर, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, स्पेस टेक्नोलॉजी, भूगर्भ। तो ये जो हमें सारी सुविधाएं मिल गई हैं बहुत सुगम और सरल तरीके से, तो इसका अब हम या तो सदुपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके हमें फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। बिल्कुल, इसके तकनीक फायदे का सिर्फ ये, मेडिकल में सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है तकनीक का। आज हमारी एवरेज जो लाइफ थी वो बढ़ गई है। आज कई असाध्य रोगों के इलाज हमें मिल गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 5G आने से बहुत और हम डीप में चले जाएंगे इलाज के, क्या हमें रोग है व्यक्ति को उसके, तो ये हमें तकनीक के फायदे हैं। बिल्कुल, हम फ़ायदे नुकसान पे डॉक्टर राजीव जी और भी विस्तार से जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले विभाष जी आपसे मैं जानकारी लेना चाहती हूँ कि तमाम एनजीओ, जैसे कि मैंने प्रश्न किया था, जो आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आपके साथ में अपनी भागीदारी और देना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं काम, तो वो क्या प्रोसीजर हो सकता है, कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, एनजीओस को गठन करने की प्रेरणा क्या है, सबसे पहले ये देखना होगा। क्या केवल एनजीओ इसलिए गठित किया जा रहा है कि कुछ योजनाएं प्राप्त कर ली जाएं या कुछ सरकारी अनुदान प्राप्त कर लिया जाए? तो अभी माननीय मोदी जी का जो विचार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है, वो इस बात को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि आप किसी मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में आप एनजीओ का गठन करें। एनजीओ के गठन में मूल भावना, जो जन अभियान परिषद का उद्देश्य भी है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है कि सब लोगों का एक साथ कल्याण हो। उस भावना के साथ में उसका गठन किया जाए। तो एनजीओ गठन के पहले सबसे पहले ये विचार करना पड़ेगा कि हमको किस क्षेत्र में काम करना है। हमको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है, बच्चों के कल्याण के लिए काम करना है, स्वास्थ्य के लिए काम करना है, ग्रामीण विकास के लिए काम करना है, या जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, प्रौद्योगिकी का समाज के उपयोग के लिए काम करना है। उस उद्देश्य के अनुरूप समान विचार वाले समूह अगर गठित होते हैं तो वो अपना संकल्प लेकर के जन अभियान के साथ में जुड़ सकते हैं। जन अभियान से जुड़ने के बहुत सारे माध्यम हैं। सबसे पहला माध्यम तो जैसे मैंने बताया, प्रस्फुटन समिति का गठन है। पहले ही प्रस्फुटन समितियां केवल गाँव में थीं, अब हमने निर्णय लिया है तो वो शहरों में भी उसका गठन प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में उसकी शहरों में उपस्थिति दिखाई पड़ेगी, चूँकि इसी वर्ष से गठन प्रारंभ हुआ है। नवांकुर संस्थाएं हैं जो उनके ऊपर काम कर रही हैं। एक अनूठा कार्यक्रम जन अभियान परिषद ने अपने हाथ में लिया है, वह भी देश भर में प्रथम है। और NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत जो उच्चतर मतलब मास्टर्स डिग्री का जो पाठ्यक्रम है, उसमें पहला पाठ्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन जन अभियान परिषद ने किया है। हमने एक कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ किया था, CMCLDP, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम। CMCLDP के अंतर्गत MSW और BSW के कोर्सेज संचालित हैं। ये पाठ्यक्रम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के साथ में संबद्ध है और इसके अंतर्गत अभी हमारे पास में करीब 22,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो न केवल अध्ययन करते हैं, और ये केवल परंपरागत अध्ययन पद्धति से नहीं कर रहे हैं। NEP 2020 में जिस पद्धति का उल्लेख है या उसकी जो भावना है, उसके अनुरूप कर रहे हैं। 6 दिन फील्ड में काम करते हैं, 1 दिन इनका क्लासरूम सेशन होता है। तो ये जो प्रायोगिक इनकी अध्ययनशाला है, वो ग्रामीण क्षेत्र में 6 दिन प्रस्फुटन समिति के बीच में, थ्योरेटिकल क्लास 1 दिन इनकी होती है। वो एक बड़ा माध्यम है जोड़ने का।
अनेक अभियान जन अभियान परिषद के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें जलाभिषेक कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन का हुआ, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में अनेक तालाब खोदे गए। प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ऑन एन एवरेज 100 तालाब खोदे गए। ये पूरे देश भर में मध्य प्रदेश का आंकड़ा सबसे बड़ा है। उसमें लगभग सभी लोगों की सहभागिता रही है। जन अभियान परिषद का उसमें लीड रोल रहा है, उससे जुड़ सकते हैं। वृक्षारोपण का समय आ रहा है। पिछले साल जन अभियान परिषद के सहयोग से एप्को ने करीब 7 लाख पौधारोपण पूरे प्रदेश में किए, प्रत्येक जिले में किए, और विशेषकर नदियों के किनारे इन कार्यक्रमों को किया गया। उस कार्यक्रम से हम जुड़ सकते हैं। वृक्षारोपण का काम तो ऐसा है कि वो उसमें स्वार्थ भी पूरा होता है, परमार्थ भी पूरा होता है, दोनों कार्यक्रम उसमें होते हैं। जन अभियान परिषद ने 313 नदियों का चयन किया है। 313 नदियों को कैसे सदा नीरा बनाए रखें, उसका अभियान जन अभियान परिषद ने लिया है। उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं कोरोना वॉलंटियर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने आपको बताया ही है। इसके साथ भिन्न भिन्न अवसरों पर ऐसे अनेक कार्यक्रम जन अभियान परिषद द्वारा किए जाते हैं। जैसे कल मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर गो सेवकों का सम्मेलन है। इसमें करीब 3,500 जन अभियान परिषद के स्वयंसेवक अपनी सहभागिता करने वाले हैं, और ये यहाँ सहभागिता करके अपने क्षेत्र में जाके गो सेवा में संलग्न होंगे, यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके। तो ऐसे अनेक आयाम हैं जिसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही खास है, क्योंकि दर्शकों हम सब जानते हैं अभी जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर कोई चाहता है कि पचमढ़ी जाके हम थोड़ा सा टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा हुआ है उसको हम बेहतर टेम्परेचर पे जाके हम छुट्टियों को बिता सकें। तो क्यों ना हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, पर्यटन, और लेके चलते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह मध्य प्रदेश की पचमढ़ी। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहां से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहां पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है, और शेष रह जाती हैं तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहां से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। पचमढ़ी की रॉक पेंटिंग हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई पाषाण कालीन चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है।
कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपने समय की युद्ध कला को चित्र के माध्यम से इन पत्थरों पर उकेरा है। समय बीतने के साथ अब ये शैल चित्र फीके हो गए हैं और धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए ये एक जगह बहुत ही आकर्षक है, जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं। बी फॉल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो ऊंचाई से गिर रहे झरने में नहाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो दर्शकों, हमने पर्यटन में पचमढ़ी लेकर गए हम आपको, और बहुत ही खूबसूरत जगह है मध्य प्रदेश की। और इसी के साथ में मैं अपने वापस जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे उस पे आते हुए मैं डॉक्टर राजीव जी से जानना चाहती हूँ, जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो फ़ायदे नुकसान अपने आप जुड़ जाते हैं, वो सभी चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और किसका पल्ला ज़्यादा भारी है? आपका क्वेश्चन वाकई में बहुत सरल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, दोनों यदि उस मायने में देखा जाए। तो सबसे पहले फ़ायदे तो ऑलमोस्ट सभी को दिख ही रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहा है, कम्युनिकेशन में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, मेडिकल साइंस में हो, स्पेस में हो, इलेक्ट्रिक में हो, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में हो, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अपन फ़ायदे। बट अल्टीमेटली एक फिर आखिरी चीज़ ये आती है कि आदमी फ़ायदे किस चीज़ को फ़ायदा मानता है, किसको नुकसान मानता है। हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। हम फिजिकल तौर पर तो शांति हो गई है उससे, लेकिन मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे लिए नुकसान है। आज व्यक्ति उतना ही ज़्यादा मानसिक अशांत हो गया जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो हमें उसका कितना उपयोग करना है, किस हद तक उपयोग करना है, इसकी विवेचना बहुत ज़रूरी है तकनीक में। बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रश्न है कि पर्यावरण के साथ यदि हम कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं तकनीक से। आज हमारा जो रूटीन है, साइकिल है मौसम का, वो अपन देख रहे हैं धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। जो 70 और 80 दिन तेज गर्मी पड़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो हमारे बरसात, जिस पे पूरे के पूरे हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर है, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था बरसात पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है। हम यदि ये कहें, यदि हमारे वो मौसम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होती है। साइबर क्राइम बढ़ गया है और हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ने लगी है। एआई जो अभी आया है आपका चैट जीपीटी करके, अभी सभी लोग ऑलमोस्ट देख रहे होंगे, उस पर कितना डर हो गया है। जिन्होंने उसका ईजाद किया है वो बोल रहे हैं कि पता नहीं इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को। बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगाना पड़ेगी। उसका हमें प्रॉपर पूरी तरह से बहुत क्लियर कट ये चीज़ देना पड़ेगी कि हमें कैसे, कितना, कहाँ उपयोग करना है तकनीक का। ये एक विशेष बात है। मेडिकल साइंस में भी तकनीक का जितना ज़्यादा उपयोग है उतना ज़्यादा उसका दुरुपयोग भी होने लगा है। कोरोना काल में हमने देखा, सर की बात से बहुत सहमत हूँ, 99% उपयोग हुआ है, लेकिन 1% उस तकनीक का उपयोग करके, उस एडवांसमेंट, उस सोशल मीडिया का उपयोग करके मिसयूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको रोक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फ़ायदे नुकसान दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं, वो दोनों हमको parallel डिसाइड करना है कि फ़ायदों को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नुकसान से हम कैसे दूर रह सकते हैं। इसी के साथ में मैं विभाष जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में, जैसे आपने बताया कि जन अभियान परिषद जो है वो पहला है जो कि जिसका गठन मध्य प्रदेश में हुआ। तो अगर मैं मध्य प्रदेश के उसमें बात करती हूँ, मध्य प्रदेश कैसे और बेहतर हो सकता है जन अभियान परिषद के माध्यम से? देखिए, जब जन अभियान परिषद का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का जो वायुमंडल था उसमें भी परिवर्तन इस नाते से हुआ था कि एक नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला था।
तब से लेके आज तक मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है वो आश्चर्यजनक है। जिन कॉन्टेक्स्ट को हम देखें, जब हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, जिस दिन वो आए उस दिन 21,000 करोड़ का बजट था पर ईयर। आज मध्य प्रदेश का बजट जो है 3.5 लाख करोड़ का है। सड़कों का जो जाल था, सड़कों की स्थिति खराब थी, उसमें जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है उसको हम देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो फिगर है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इजाफा हुआ है। तो इन सब में न केवल सरकार का, समाज का भी बड़ी मात्रा में सहयोग रहा है। सरकार ने एक अनुकूल वायुमंडल देने का प्रयास किया है, और वो जो अनुकूल वायुमंडल देने का प्रयास है उसमें जन अभियान परिषद का अपना योगदान है, जिसमें कि लोगों को उस मानसिकता को पैदा करना, उसके लिए प्रशिक्षित करना, उन योजनाओं के प्रति जागरूक करना, उन योजनाओं का दुरुपयोग न हो इसके प्रति भी प्रयास करना। जैसे अभी लाडली बहना योजना। सर, लाडली बहना योजना पे हम ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे कॉलर बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं। जबलपुर से हमारे साथ अशोक जी जुड़ गए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी हाँ अशोक जी, प्रश्न कर सकते हैं। मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर से कि जितनी भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है और इस आविष्कार में ईंधन का कितना प्रयोग हो रहा है, कहीं उससे वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है? तो ऐसे कौन सा टेक्नोलॉजी का आप आविष्कार कर रहे हैं, उसको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसका आविष्कार किया जाना है। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद। अभी मैं यही बात कर रहा था, आविष्कार को, पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए अब हम जो एसी उपयोग कर रहे हैं, जो हम ईंधन उपयोग कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, उससे स्वाभाविक है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। लेकिन एक और अब अच्छी बात यह है कि इस तरफ हमारे साइंटिस्ट, हमारा बुद्धिजीवी, हमारी सरकारें ध्यान दे रही हैं। जो हम पॉल्यूशन कम करने की दिशा में कार्य करने की सोच रहे थे, अभी आपने देखा है कि पिछले 2-3 साल में हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत जम के ये स्टेप उठाई है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि इन्होंने ई बाइक्स, ई कार के लिए इन्होंने बिल्कुल 2025 तक पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 50% आपका ट्रांसपोर्टेशन ई के टर्म रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे एक जो बहुत बड़ा पर्यावरण का नुकसान है उससे हम बच सकेंगे। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, इसीलिए हम ये आज प्रौद्योगिकी दिवस मना रहे हैं कि हम पॉजिटिव डायरेक्शंस में, बिना पर्यावरण, बिना हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, हमारी भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित देश दे सकें, जिससे कि वो जीने लायक रह सके, उन्हें शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा बिल्कुल मिले। सर, बिल्कुल। इसके लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए ये हम दिवस मना रहे हैं, इसके लिए हम कमिट हों। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने इसका सवाल दिया। मैं विभाष जी आपसे वापस उसी विषय पे आते हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश के समर्थन में। तो आप क्या बताना चाह रहे थे उसमें, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि जन अभियान परिषद के माध्यम से लोगों के बीच में लोक कल्याणकारी योजनाओं को ठीक से कैसे ले जाएं, इसका एक प्रमुख रूप से एक प्रयास किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। लाडली बहना योजना, अब बाकी सरकारें भी उसको अडॉप्ट करने के लिए प्रयासरत हैं। आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान की बॉर्डर पे हमारे जो ज़िले हैं, वहाँ पे राजस्थान की महिलाएं आकर के हमारे अधिकारियों से संपर्क कर रही हैं कि हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। तो ऐसी अनूठी योजना को किस तरीके से धरातल पर ठीक से ले जाया जाए, तो लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन, लाडली बहना का दुरुपयोग न हो, बीच में कोई ऐसे दलाल सक्रिय न हो जाएं जिसके लिए मुख्यमंत्री जी भारी चिंतित हैं, उसमें पूरी तरीके से ध्यान दे कर के योजनाओं के क्रियान्वयन तक और बाद में उनके सोशल ऑडिट तक, ये सारी बातें जन अभियान परिषद के माध्यम से की जा रही है। एक महत्वपूर्ण जो योजना जन अभियान परिषद ने अपने हाथ में ली है वो है सृजन परियोजना। सृजन परियोजना के अंतर्गत जो SHGs हैं या जो प्रस्फुटन समितियां हैं, उनको ये प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपना कोई रोजगार मूलक प्रकल्प प्रारंभ करें, जिससे कि उनके समूह की आय हो और वहाँ का जो गरीब तबका है वो आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, आर्थिक युग है, आर्थिक युग में जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तब तक किसी को भी स्वाभाविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। महिलाओं के लिए विशेषकर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और शहरों में
ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है में वहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब है। तो पहला ये काम है कि रोजगार मूलक परियोजनाओं को हम ठीक से संचालित और क्रियान्वित करें, और दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों का अवेयरनेस कैसे बढ़े। और इसलिए जन अभियान परिषद प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक गांव में योग दिवस ठीक से मनाया जाए। आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी और सारे प्रदेशवासियों को भी कि जन अभियान परिषद ने संकल्प लिया है, काना शांति वनम जो हार्टफुलनेस है रामचंद्र मिशन, उनके साथ में संयुक्त रूप से हम 1 करोड़ लोगों को योग दिवस पर योग कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। उसकी प्रक्रियाएं, उसके कार्यक्रम अभी से प्रारंभ हो गए और गांव-गांव तक लोग संपर्क करके योग दिवस के लिए इस अभियान के उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और मनुष्य के मन के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो और जी जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हम क्या योगदान देने वाले हैं, तो ये इस प्रकार का जब वायुमंडल बनेगा तो हम विचार कर सकते हैं कि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर हम इस माध्यम से अग्रसर हो रहे हैं। जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया हमारे तमाम दर्शकों को कि अगर हम चाहते हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश हमारा बने, और उसके लिए जो भागीदारी की हम बात करते हैं तो बहुत आसान होता है। हम हर एक कदम जो भी हम करते हैं, जो भी हम उठाते हैं, वो अगर हम समाज को ध्यान में रख के उठाते हैं और अगर हम वो समाज सेवा करते हैं जो कि निस्वार्थ होता है, तो निश्चित तौर पे जैसे कि जन अभियान परिषद अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जन सेवा के लिए बढ़ा रहा है, तो वही कदम हमें बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश कहीं दूर नहीं है। इसी के साथ में मैं आखिरी मैसेज डॉक्टर राजीव जैन से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? आज के दिन मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर हमारे युवाओं को और विद्यार्थियों को, कि जो भी तकनीक का उपयोग करें वो बहुत ईमानदारी से करें, बहुत संभल कर करें। दूसरा, जो हमें सुविधाएं प्राप्त हैं स्कूल में, संस्थाओं में, कॉलेजेस में, उन सुविधाओं का पूरी ईमानदारी से आप उपयोग करें। अपने आइडियाज़, सब जगह आइडिया लैब हैं, ट्रिकलिंग लैब हैं, अटल लैब्स हैं, वहाँ पर जाके अपनी तकनीक को विकसित करें और इस देश को भविष्य निर्माण में योगदान दें। मैं गौरवान्वित करता हूँ मैडम, एक बात मैं आपको पहले, कि इस मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होनी चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ परमाणु प्रक्रिया में जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे डॉक्टर वीके चतुर्वेदी, उनकी शिक्षा मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई है। ये हमारे मध्य प्रदेश की बड़े गौरव का विषय है। और सम्राट अशोक संस्थान से हुई है, ये एक मेरे लिए भी एक गौरव का विषय है। पद्मश्री रहे हैं वो। धन्यवाद। यही मेरा सबके लिए संदेश। बिल्कुल, हमारे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि आप इतने एक्सपर्ट हमारे बीच में समय निकाल कर आए। और हमारे बीच में बताना चाहती हूँ एक बार फिर से, श्री विभाष उपाध्याय जी हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप समय निकाल कर आए हमारे कार्यक्रम में। हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। जी, थैंक यू। इसी के साथ में हमारे बीच में थे डॉक्टर राजीव जैन, प्रोफेसर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा से हमारे साथ में थे। आपने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे हमसे चर्चा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि आज हमने चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम जो कॉलर जुड़े थे, उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ में हम फिर से एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में हाजिर हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।